Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Vinita Negi, making maths learning easy and simple for you. CSNET मैथमेटिकल साइंसेस फरवरी 2022 के हम पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले इस पार्ट में। सो पहला क्वेश्चन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर है, सो केयरफुली क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस को पढ़ते हुए हम इसे आंसर करेंगे। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इन चार में से किस केस के लिए आपको एक कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नहीं मिल रहा है ऑन टू फंक्शन, तो आप उसे एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको ऐसा कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन एक्स टू वाई मिलेगा तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सो दो हमारे पास रिजल्ट हैं जो कि ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ को डिस्कार्ड कर देगा, बिकॉज हमें पता है कॉन्टिन्यूअस मैपिंग दे रखी है एंड कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के लिए कॉम्पैक्ट सेट की इमेज कॉम्पैक्ट होती है और बाउंडेड सेट की इमेज बाउंडेड होती है। तो यहां से आपका ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फोर्थ डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेकंड में ये आपका क्लोज एंड बाउंडेड है, कॉम्पैक्ट है, तो इसकी रिजल्ट को भी क्लोज एंड बाउंडेड कॉम्पैक्ट होना चाहिए फॉर कॉन्टिन्यूअस मैपिंग। सो ये हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, फोर्थ वाले में क्या है, आपके पास एक बाउंडेड सेट है, फ्रॉम 0 to 2 बिटवीन वो बाउंडेड है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ओनली 0 and 1 नहीं मिलेगा, वो भी एक बाउंडेड सेट होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस मैपिंग के लिए, तो इसलिए हम इसको भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब आपके पास बचा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। फॉर ऑप्शन 1 and 3 क्या आपको फ्रॉम एक्स टू वाई ऐसा कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन मिलता है या नहीं मिलता? तो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फॉर मैपिंग। तो अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूं, एफ मैपिंग 0 1 to 0 1, 1 पे वो क्लोज्ड है, यहाँ पे तो ओपन इंटरवल है। तो सपोज मैंने फंक्शन ले लिया 3x, आप कुछ भी ले लीजिए, आप 2x ले लीजिए, आप 5x ले लीजिए, और x मेरा वेरी कर रहा है 0 to 1/3। ठीक है, अदरवाइज फ्रॉम 1/3 to 1 x हमें मिल रहा है। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शन 1 ये डिफाइन करता है फ्रॉम x to y आपको ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और ऑन टू फंक्शन मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड के लिए भी आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लीजिए फ्रॉम 0 1 to r। तो फ्रॉम 0 1 to r हम डिफाइन कर देते हैं 1/x -3, x आपका 0 and 1/3 के बिटवीन लाई कर रहा है, अदरवाइज -1/1 - x + 3, x जहां 1/3 and 1 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन 3 के लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, फ्रॉम एक्स टू वाई एक कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो सीधे सीधे आपका सेकंड एंड फोर्थ डिस्कार्ड हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड के लिए एक्स टू वाई आपको कॉन्टिन्यूअस ऑन टू फंक्शन मिलेगा। देयर एग्जिस्ट कहा, इट मींस कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है ना, सेकंड एंड फोर्थ आपका पॉसिबल है नहीं, ऐसा फंक्शन हमें नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड के लिए आपके पास एक्स और वाई 1 by 1 लेके चलोगे तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा फंक्शन जरूर मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर द करेक्ट आंसर फॉर पार्ट सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपके पास एक ए मैट्रिक्स है n/n का। ठीक है, और ये ए मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो जाता है इफ आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P A P इनवर्स के फॉर्म में मिल जाता है, जो कि डायगोनल मैट्रिक्स है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कि किसी मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कहते हैं। ठीक है ना, तो डायगोनलाइजेशन की डेफिनेशन को यूज करते हुए आपको ये बताना कि इन चार कंडीशन में से ऑप्शन ए बी सी डी 1 by 1 कंडीशन लेके चलो, कौन सी कंडीशन ये इंप्लाई करती है, कौन सी कंडीशन ये बताती है कि आपका ये ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। मतलब आप ए बी सी डी कंडीशन लेके चलो और क्या उससे आपका ए मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल मिलता है, दैट इज ऑप्शन आपका करेक्ट है। सपोज आप कंडीशन लेके चले, आपका मैट्रिक्स ए डायगोनलाइजेबल नहीं मिलता, तो आप उसे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है ना, तो क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये कंडीशन क्या आपको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स देता है? क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये कंडीशन आपको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स देता है? 1 by 1 आप हर एक कंडीशन को लेते हुए चलेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन वाइज चलेंगे। पहली कंडीशन कह रही है a पावर k इज इक्वल टू i। जब भी आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये कंडीशन लेके चले a पावर k इज इक्वल टू i, आपको जब भी आइडेंटिटी मिलती है फॉर एनी मैट्रिक्स पावर आइडेंटिटी, दिस इज कॉल्ड आपका मैट्रिक्स इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है का मतलब आपको आइगन वैल्यूज +1 मिलेगी, -1 मिलेगी, और हमेशा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज होती है उसके लिए am gm हमेशा इक्वल होती है।
जब भी आइगन वैल्यू के लिए AMGM इक्वल होगा आपको डायगोनलाइजेशन मिलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये आपको ए के डायगोनलाइजेबल होने की बात बता रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि a पावर k इज इक्वल टू 0 होने पे क्या होगा। अब यहाँ पे दो कंडीशन होते हैं। a पावर समथिंग k इज इक्वल टू 0 का मतलब आपको एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिलता है। अब आपको एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स नॉन जीरो भी मिल सकता है, ठीक है ना, नॉन जीरो भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स से जीरो मैट्रिक्स तो वो हो गया नल मैट्रिक्स, ये डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। लेकिन वही नीलपोटेंट मैट्रिक्स नॉन जीरो हुआ तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए ये हमेशा याद रखना है कि जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स ही डायगोनलाइजेबल होता है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं। तो अगर मैं a पावर k इज इक्वल टू 0 लेती हूं और वो आपका एक नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स हुआ तो वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। कंडीशन को लेते हुए सीधे सीधे आपको डायगोनलाइजेशन मिलना चाहिए। अगर ये कंडीशन लेके चले तो डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, इसके लिए नहीं हो पाएगा। क्लियरली नहीं कहा गया है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग। ठीक है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग कोई सा भी ए मैट्रिक्स लो जिसके लिए ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो हमने ए ले लिया 0 1 0 0 और जब ए स्क्वायर किया दिस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इज नल मैट्रिक्स। और हमें पता है नल मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है, ठीक है ना। बट इसके अकॉर्डिंग ए तो आपका क्या आ गया, ए आपका आ गया नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, पर वो डायगोनलाइजेबल नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कोई जरूरी नहीं कि अगर ए स्क्वायर डायगोनलाइजेबल है तो इटसेल्फ ए भी डायगोनलाइजेबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट आपको दे रखा ऑप्शन डी में n लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। जितना आपका डायमेंशन है n बाई n का मैट्रिक्स है ना, और आपको उतने ही n ही आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं। इसका मतलब आपको सारे आइगन वैल्यूज डिफरेंट मिलेंगे। डिफरेंट आइगन वैल्यूज मतलब डायगोनलाइजेशन। जब भी आपको किसी मैट्रिक्स के लिए हर एक आइगन वैल्यू डिफरेंट मिलती है तो आपका मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा। या आपको आइगन वैल्यूज रिपीटेशन के साथ मिल रहा है बट वहां पे AMGM आपको इक्वल मिल जाता है तो भी आपको डायगोनलाइजेशन मिलेगा। सो इस कॉन्सेप्ट से हम कह सकते हैं फॉर ऑप्शन ए ऑप्शन डी आपको रिजल्ट मिलता है कि ए डायगोनलाइजेबल होगा, लेकिन बी एंड सी श्योरली ये नहीं कहता कि ए डायगोनलाइजेबल होगा। सो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां हम सीधे सीधे कनेक्ट कर रहे हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स से, ठीक है, जो कि डायगोनलाइजेबल होगा। यहां हम सीधे सीधे क्या कनेक्ट कर रहे हैं, ऑल डिफरेंट आइगन वैल्यूज, जिसका मतलब डायगोनलाइजेबल है। तो ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर, बी एंड सी आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है। 3 अननोन्स हैं आपके पास पैरामीटर के अकॉर्डिंग। आपको ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी जहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंसी मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। सो कहां हमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं भाई। या तो आप k की वैल्यू 1 by 1 रखते चले जाओ, ऑप्शन ए बी सी डी के अकॉर्डिंग k को 1 2 -1 -2 रखो, सॉल्व करो। कहां रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन मिल जाता है, आपका काम हो गया। जहां आपको नंबर ऑफ अननोन रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से मिल जाती है तो वहां आपको एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलेगा, k की वो पॉसिबल वैल्यू होगी। तो इसको अगर हम करना चाहें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये आपका ए मैट्रिक्स था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है इनके कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कलेक्ट करके इधर से आपका ए मैट्रिक्स बन जाता है। इनको भी लेते हुए साथ में चले तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मिल जाता है। सो दिस इज ए मैट्रिक्स और ये कंप्लीट अगर कहें तो दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब k इज इक्वल टू 1 रखा, हमने सिंप्लीफाई किया, उसको रो एक्लोन फॉर्म में लेके आएंगे। आपने देखा फॉर ऑप्शन ए k इज इक्वल टू 1 के लिए रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड इज इक्वल टू 3 नंबर ऑफ अननोन, तो ये आपको कंसिस्टेंसी दे रहा है। अगर मैं k इज इक्वल टू 2 रखती हूँ, रो एक्लोन फॉर्म में रखती हूँ, सॉल्व करती हूँ,
एलिमेंट्री ऑपरेशन जैसे रो वाइज हम करते हैं। यहाँ पे आपको रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम नहीं मिलता, तो यहाँ आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर मैं k इज इक्वल टू -1 करूंगी, सिंप्लीफाई करूंगी, तो यहाँ पे हमें कंसिस्टेंसी मिलती है, क्योंकि ए मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है। सो दिस इज योर पॉसिबल आंसर। बट k इज इक्वल टू -2 के लिए अगर हम सॉल्व करके चले तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती। बट इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, हमारे पास टाइम होता है कम। टाइम सेव करने के लिए इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? सीधे सीधे आपको जो के में मैट्रिक्स दे रखा है आप उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, सीधे सीधे इन टर्म्स ऑफ के। सो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करके के 4 - k² या फिर के 2 - k 2 + k मिल जाता है। ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। अब कंसिस्टेंसी होने के लिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होने के लिए आपको डिटरमिनेंट नॉन जीरो चाहिए। डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तभी आपको एटलीस्ट एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो मतलब k 0 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता। अब 4 ऑप्शन में से ये चीजें आप हटा दोगे तो बचे क्या आपके पास? k 1 एंड -1। तो यहां पे ही आप केवल चेक करो, तो पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ये हमने पहले ही बता दिया कि ये आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर हो नहीं सकता। अब k इज इक्वल टू 1 रखोगे, k इज इक्वल टू -1 रखोगे, वहां पर ही आपको ये कंडीशन मिलेगी, ये कंडीशन मिलेगी। सो वो सारी चीजें लेके नहीं करना पड़ेगा सॉल्व, आपका टाइम सेव हो जाएगा। डायरेक्टली रॉन्ग आंसर अपने एलिमिनेट कर दिए तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपके पास एक इक्वेशन दे दी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, और आपको जो सोल्यूशन मिला ना uxt, यूजिंग दिस कंडीशन सोल्यूशन बताना है, सिंपल सिंपल। सो सबसे पहले आपके पास ux है, आपके पास ut है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ p एंड q। जब भी आपके पास p एंड q में इक्वेशन है विद p पावर 1 q पावर 1, p एंड q का प्रोडक्ट नहीं है, मतलब आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में स्पेशली आपको ये समझना है कि ओडी है या पीडी है। ओडी है तो किस टाइप की है, पीडी है तो कौन सी है। तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हमारे पास लेग्रांजे मेथड, लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते हैं। यू कैन सिंप्लीफाई इट। तो सीधे सीधे सबसे पहले लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को PP प्लस QQ इज इक्वल टू RR फॉर्म में रखना है। कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R कोफिशिएंट कलेक्ट करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन है यहाँ पे, हमारी इक्वेशन ये आ जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा इक्वेशन रखना, तभी सॉल्व करना इजी होगा, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास पहले ux होता है, तो इक्वेशन विल बी -e⁻t ux प्लस ut is equal to -u. This is your equation. Now you will put dx upon ux का कोफिशिएंट -e⁻t, ठीक है ना, is equal to dt upon कोफिशिएंट 1 is equal to du upon कोफिशिएंट -u। ठीक है जी, इस तरीके से आपकी लेग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में रख के कोफिशिएंट कलेक्ट करके सबसे पहले ये करना है। अब आप इनमें से कोई से भी दो रेशियोज लेके सॉल्व करेंगे। तो सपोज मैं पहले दो रेशियोज को लेती हूँ, dt dx वेरिएबल सेपरेबल, बिकॉज आपके पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल से अब बड़ी आसानी से आप t टर्म्स dt के साथ x टर्म dx के साथ सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। सो दिस इज आफ्टर इंटीग्रेशन e⁻t is equal to x plus some constant, or we can say this constant c1 is equal to x minus e⁻t। कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। ऐसा एक दूसरा कांस्टेंट हमें चाहिए। सो उसके लिए हम ये दोनों लास्ट टर्म dt एंड du वाले लेके चलेंगे। अगेन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वेरिएबल सेपरेबल, इंटीग्रेट किया, दिस इज t, दिस इज इक्वल टू माइनस log u प्लस सम कांस्टेंट log c2, बिकॉज log में है तो हमने कांस्टेंट को भी log में ले लिया अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन। यहां से भी e⁻t इज इक्वल टू c2 अपॉन u, और यहां से भी हमें कांस्टेंट c2 की वैल्यू मिल जाती है u e⁻t। सो c1 c2 का कॉम्बिनेशन हमारा सॉल्यूशन होगा। सो वी कैन राइट x माइनस e⁻t इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ c2, और वी कैन से u e⁻t। ये हमारा सॉल्यूशन आया। अब यहां पे ये समझ में नहीं आ रहा है ये फाई ऑफ समथिंग कैसे वर्क कर रहा है।
ये समझना है, इसीलिए आपको कंडीशन दी गई होती है। ux 0 दे रखा है x, तो आपने इस कंडीशन में t को 0 रखना है, तो x माइनस e टू द पावर 0 1 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू e टू द पावर 0 1 हो गया, ux है, तो आपके पास ये आ गया यहां से रिलेशन दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, तो फाई ऑफ समथिंग क्या हो जाएगा, u e टू द पावर t माइनस 1, ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। सो दिस x माइनस e टू द पावर माइनस t इज इक्वल टू फाई ऑफ समथिंग जो था वो यहां से u e टू द पावर t माइनस 1 हो जाता है। नाउ u को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, u e टू द पावर t इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस e टू द पावर माइनस t, ये हम उधर लेके चलें तो यहां से u की वैल्यू आ जाती है e टू द पावर माइनस t विद होल वैल्यू 1 प्लस x माइनस e टू द पावर माइनस t। अब e टू द पावर माइनस t है हमारे पास आंसर में, तो ये नहीं है, ये नहीं है, पूरा कैलकुलेट ना भी करें तो भी आप रिलेट कर सकते हैं कि हमारे पास e टू द पावर माइनस t है, सो दिस इज द ओनली आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि u के साथ जो मल्टीप्लाइड वैल्यू उधर जाके e टू द पावर माइनस t होगा, ठीक है, तो यहाँ e टू द पावर माइनस t नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, तो a c d तो होगा नहीं, सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। तो इस केस में तो आपको एक ही सोल्यूशन मिलेगा, दैट इज b e टू द पावर माइनस t x माइनस e टू द पावर माइनस t plus 1. So this is your final answer. By Lagrange method, you can solve this linear partial differential equation. ठीक है जी, कुछ और पार्ट्स के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, follow me on my YouTube channel and keep learning, keep shining. Thank you so much.